चलिए, गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। और मैं राहुल भिलावे सर, और आपके लिए जो है आज नया टॉपिक ले आए हैं मध्य प्रदेश की संपूर्ण मिट्टियाँ। और मध्य प्रदेश की आज संपूर्ण मिट्टियों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है मिट्टियों को किन आधारों पर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं, चूँकि यह मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ हैं यह भारत के भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और चूँकि भारत जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता है कि प्रायद्वीपीय जो भारत होता है, दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भारत, तो वहाँ पर हमको जो है मिट्टियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पर हम यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में मिट्टियों की प्रकार, कौन कौन से प्रकार की मिट्टियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ये आपके लिए जो है ये संपूर्ण जो है मैप बना दिया गया है मध्य प्रदेश का। और इसमें मैंने जो है पठार वाइज में मिट्टियों को स्वैप किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उत्तर की ओर देखिए तो मध्य भारत का पठार, जहाँ पर जो है आपको मध्य भारत का पठार दिख रहा है, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड पठार, नर्मदा सोन घाटी और बघेलखंड का पठार और आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब यहाँ पर हम चर्चा करें तो बेटा मालवा का पठार जो दिख रहा है, इस क्षेत्र में साधारण काली मिट्टी पाई जाती है, यानी काली मिट्टी का विस्तार होता है। और काली मिट्टी 36.5% के जो है मालवा के अंचल में है। उसके बाद में हम यहाँ से हम अगर रीवा पन्ना के पठार में आए तो यहाँ मिश्रित मिट्टी का प्रकार मिलता है, चूँकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। और नर्मदा सोन घाटी में आए तो यहाँ 3.5% में जो है गहरी काली मिट्टी पड़ती है। छिछली मिट्टी का जो विस्तार है सतपुड़ा मैकल श्रेणी में पड़ती है 7% के क्षेत्र में, यानी छिछली काली मिट्टी का जो भौगोलिक जो विभाजन है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी में 7% के क्षेत्र में देखने को मिलता है। और बघेलखंड का पठार जिसमें 36% जो है लाल पीली मृदा का यहाँ पर आपको क्षेत्र मिलेगा। और यहीं पर जो है लेटेराइट मिट्टी आपको दिख रहा है, तो बालाघाट और छिंदवाड़ा सिवनी जिले में आपको लेटेराइट मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो हम एक एक मिट्टियों के बारे में हम जो है पहले तो हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ हम अब स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पहले देख लेते हैं कि मिट्टी क्या होती है, मिट्टी के प्रकार क्या होते हैं और मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है। बहुत ही मैं बारीकियों से यहाँ पर आपको जो है सागरविद ज्ञान की ओर ले चल रहा हूँ, जो कि आगामी एग्जामों में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक जो है यहाँ से कंटेंट्स एग्जाम में आपको पूछे जाने वाले हैं, तो वो यहाँ से आपको कवर अप हो जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए कि मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार। तो पहली चीज़ कि हम मिट्टी स्टार्ट करने से पहले पहला जो सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मृदा का अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना, ठीक है ना। मृदा का अध्ययन करना, मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा डियर ऑल स्टूडेंट कि मृदा का अध्ययन करना जो है पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी। ठीक, मृदा का अध्ययन करना जो है पेडोलॉजी कहलाता है। और मृदा का जो अध्ययन है वो संपूर्ण भारत में जो है इसका अध्ययन करने को मिलता है। विश्व स्तर में भी जो है मृदा का अध्ययन किया जाता है। तो एग्जाम में अगर आपको पूछे कि मृदा का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा कि पेडोलॉजी कहलाता है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि यानी कि मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार। तो मध्य प्रदेश में मिट्टी के प्रकार यानी मिट्टियों के प्रकार, मध्य प्रदेश में मिट्टियों के क्या क्या प्रकार है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक, पहला तो हम बात करते हैं काली मिट्टी, नंबर 1 काली मिट्टी। ठीक, उसके बाद में हम दूसरा देखते हैं, दूसरी मिट्टी देखते हैं अपन। ठीक है, काली मिट्टी हो गई। नंबर 2 में हम देखते हैं दोमट मिट्टी। नंबर 3 में हम जाते हैं तो नंबर 3 में हमको मिलेगी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट। ठीक है,
नंबर 4 में हम जाएं तो नंबर चतुर्थ मिट्टी मिलती है हमको मिश्रित मिट्टी, मिश्रित मिट्टी नंबर 4। और नंबर 5 में हम देखें तो यहां पर जो है मिट्टी नंबर 5 में देखते हैं तो हमको मिलती है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में चूंकि ये जो है मिट्टियां 5 प्रकार की होती है और मृदा जो है आपको दिख रही है कि 5 प्रकार की है। पहली मिट्टी का जो प्रकार है उसका नाम है काली मिट्टी, नंबर दूसरी मिट्टी होती है दोमट मिट्टी, नंबर तीसरी मिट्टी होती है लैटेराइट मिट्टी और नंबर चतुर्थ मिट्टी होती है आपका लाल पीली मिट्टी और नंबर 5 होती है मिश्रित मिट्टी। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में जो मिट्टियों का जो विस्तार किया गया है, भाई मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में जो मिट्टियों का विस्तार किया गया है वो जो है 5 प्रकारों में विभक्त किया गया है। और ये 5 प्रकार जो आपको दिख रहे हैं काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और मिश्रित मिट्टी, तो ये मध्य प्रदेश की जो है संपूर्ण भूभाग में जो है इन मिट्टियों का विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो चूंकि यहाँ पर जो है काली मिट्टी की हमने बात कर रहे हैं तो हम एक एक मिट्टियों को जो है विस्तृत और गहन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो एक एक मिट्टियों को जो है हम विस्तृत और गहन पढ़ने का प्रयास करेंगे। चूंकि मैं पहले बता दे रहा हूं कि काली मिट्टी का विस्तार मध्य प्रदेश के किन भौगोलिक क्षेत्रों में देखने को मिलता है, तो दरअसल आप देख रहे हैं कि काली मृदा, तो काली मृदा मध्य प्रदेश के 36.5% के भूभाग में है। इनमें भी जो काली मृदा को बांटा गया है यानी काली मृदाओं को भी विभक्त किया गया है। अब हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं काली मृदा। नंबर पहला काली मिट्टी, काली मिट्टी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं डियर स्टूडेंट। अब काली मिट्टियों को मध्य प्रदेश में किन किन आधारों पर विभक्त किया गया, पहला आता है, पहला इसका यदि हम अगर भाग देखें ए नंबर में तो इसका है साधारण काली मिट्टी। पहला इसका भूभाग आता है साधारण काली मिट्टी में, साधारण काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी। दूसरा इसका है बी नंबर, साधारण के बाद में गहरी काली मिट्टी जो कि नर्मदा सोन घाटी में विस्तृत दिख रही है आपको, गहरी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी। और नंबर सी में आप देख रहे हैं छिछली काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? छिछली काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। ठीक ठीक स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि काली मृदा का जो है इसको 3 आधारों में विभक्त किया गया है। पहला तो साधारण काली मिट्टी, नंबर 2 गहरी काली मिट्टी और नंबर 3 छिछली काली मिट्टी। काली मिट्टी आपको साधारण काली मिट्टी का जो विस्तार दिख रहा है ये मालवा अंचल के क्षेत्र में दिख रहा है। गहरी काली का विस्तार जो है नर्मदा सोन घाटी में अधिकांश जो है गहरी काली मिट्टी मिलती है, ठीक है ना। और छिछली काली मिट्टी मतलब इसमें कम जो है हल्का काला रंग, ठीक है। तो ये आपको जो देखने को मिलेगा ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाले भाग में देखने को मिलेगा। तो ये है काली मिट्टी के प्रकार। अब चूंकि हम इसको जो है एक एक भागों में विभक्त करेंगे, ठीक है, और पढ़ने का प्रयास भी करेंगे। तो बेटा इसमें हम चालू करते हैं काली मिट्टी का। तो आप इतना जो चीज़ें हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, चूँकि मैं इसको हटाने वाला हूँ मैप को, ठीक है ना। और यहाँ पर हम संपूर्ण जो मैप को हटाने के बाद में हम एक एक चीज़ों पर हम अध्ययन करेंगे। इसको आप नोट डाउन भी करते चलिए डियर ऑल स्टूडेंट। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। इसे नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक। तो चलिए हम काली मिट्टी पर चर्चा करते हैं। तो काली मिट्टी होती क्या है? देखिए बेटा, इस काली मिट्टी को भारत में अधिकांश जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। और काली मिट्टी जो है इसके प्रकार हमने बता दिए। तो बेटा इसको विश्व स्तर से लेके मैं भारतीय स्तर और मध्य प्रदेश स्तर में इसको किन किन नामों से जाना जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि बहुत ही बारीकियों से यहाँ सागरविद ज्ञान आपको मिलने वाला है जो कि कहीं ना मिले। यहाँ पर मेरी वीडियो में मिलेगा सागरविद ज्ञान, एकदम सागरविद, ठीक है। तो इसको हटा दे रहे हैं हम,
ठीक, इतना नोट कर लिए। अब बात करते हैं कि काली मिट्टी को भारत में किन किन नामों से जाना जाता है। तो मैं विश्व स्तर से चालू कर रहा हूं। देखिए बेटा, इसको पेडोकल मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी के नाम क्या क्या है, किन किन नामों से जाना जाता है काली मिट्टी के नाम? पहला, इसको पेडोकल मृदा, पेडोकल मृदा। और ये पेडोकल मृदा जो बेटा उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में बोला जाता है। कौन से क्षेत्र में? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसको उत्तरी अमेरिका में क्या कहा जाता है? पेडोकल मृदा कहते हैं। और बेटा इसको साली बोलते हैं, साली, साली। इसका आप जो है अन्यथा न निकालिएगा। साली वाला जो क्षेत्र है साली मृदा बोलते हैं। तो ये केरल में बोला जाता है। मध्य प्रदेश का केरल आपको पता है दक्षिणतम भाग है, तो मध्य प्रदेश में इसको, भारत के केरल राज्य में इसको साली कहा जाता है। और बेटा इसको पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में इसको रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। कौन सा मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। कहां पर? पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और हरियाणा में इसको रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। कौन से क्षेत्रों में? पंजाब और हरियाणा में। उसके बाद में तमिलनाडु वाले क्षेत्र में इसको रेगदा मिट्टी बोलते हैं। तमिलनाडु में, तमिल भाषा में बोलो या तमिलनाडु तरफ में इसको रेगदा मिट्टी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी? रेगदा मिट्टी। तमिल भाषा में इस मिट्टी को क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं रेगदा मिट्टी या बाली या कपासी, ठीक है ना। और गुजरात में इसको, गुजरात में बाली या कपासी मृदा कहा जाता है। बाली या कपासी मृदा, बाली या कपासी मृदा कहां पर कहा जाता है काली मिट्टी को? तो काली मिट्टी को जो है गुजरात में बाली और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको गुजरात के साथ साथ जो है इसको महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी इसको जो है बाली और कपासी मृदा भी कहा जाता है। यानी एमपी में भी इसको जो है, एमपी और गुजरात में इसको जो है बाली और कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब एक बार हम दोहरा देते हैं कि मध्य प्रदेश में इस मिट्टी को क्या क्या नाम से जाना जाता है? बाली कपासी मृदा। एमपी में बोला जाता है, गुजरात में बोला जाता है। उसके बाद में इसको पेडोकल मृदा उत्तरी अमेरिका में बोला जाता है, साली मृदा केरल राज्य में बोला जाता है, और रेगुड़ मृदा पंजाब और हरियाणा में बोला जाता है काली मिट्टी को ही। तमिल भाषा में इसको रेगदा के नाम से जाना जाता है, तमिल भाषा में इसको रेगदा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि काली मृदा को लावा मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को लावा मृदा भी कहते हैं, ठीक है ना। काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? लावा मृदा कहते हैं, ठीक। इतना नोट कर लिया डियर आर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब काली मृदा को कौन सी मृदा कहते हैं? लावा मृदा। मैं नोट करवा दे रहा हूं, चूंकि आप बहुत ही बारीकी से नोट करिएगा। काली मृदा को लावा मृदा भी कहते हैं, लावा मृदा। लावा मृदा इसका एक नाम है, इसको भी हम बोलते हैं। उसके बाद में इसको रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है, ये मैंने नोट करा दिया। उसके बाद वो इसको जो है आम जनमानस, जो आम जो है गांव की भाषा में या बोलचाल में इसको कन्नर या भरभरी या कन्नर या भर्री मिट्टी भी बोलते हैं। कौन सी मिट्टी को वो कन्नर और भर्री मिट्टी कहते हैं? तो काली मिट्टी को ही बोला जाता है कन्नर और भर्री मिट्टी, ठीक है ना, या रेगुर मिट्टी, या रेगुर मिट्टी। और ये मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्र में इसको इस नाम से संबोधित किया जाता है। लावा मृदा, कन्नर मिट्टी, भर्री मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। मध्य प्रदेश के अधिकांश जो है आम स्थानीय भाषा लोग इसका जो है, इसका नाम जो है कन्नर, भर्री और रेगुड़ मिट्टी के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक। उसके बाद में इसको जो है करेल मिट्टी भी कहा जाता है। कौन सी मिट्टी? करेल मिट्टी। काली मिट्टी को करेल मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद में इसको चेरनोजम मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी को? काली मिट्टी को चेरनोजम मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ठीक। और ये चेरनोजम जो मिट्टी है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर इसका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको चेरनोजम के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये मध्य प्रदेश में और भारत के अधिकांश राज्यों में और विश्व में स्तर पर इसको इन इन नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज है कि इसको चीका और बालू मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, चीका या बालू मिट्टी, बालू मृदा, चीका या बालू मृदा के नाम से भी इस काली मिट्टी को जाना जाता है, ठीक। ऑल डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना। ठीक, एक बार दोहरा देते हैं। हम बहुत ही सागरवित और स्लोली मोशन में पढ़ रहे हैं, जो कि मध्य प्रदेश की हम काली मिट्टी पर चर्चा कर रहे थे। तो काली मिट्टी चूंकि हम पढ़ रहे हैं, तो काली मिट्टी के जो प्रकार है, एक तो साधारण काली मिट्टी, दूसरा गहरी काली मिट्टी और तीसरा छिछली काली मिट्टी। चूंकि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी जो है मालवा पठार से 36.5% के भूभाग पर, गहरी काली मिट्टी आपको जो है नर्मदा सोन घाटी में 3.5% के क्षेत्र में मिलेगी, और छिछली काली मिट्टी सतपुड़ा मैकल श्रेणी में 7% के भूभाग पर ये विस्तृत है, ठीक। अब काली मिट्टी को पेडोकल जो मृदा है या उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में कहा जाता है। और साली मिट्टी जो दिख रहा है, तो साली मिट्टी इसी मिट्टी का नाम है काली मिट्टी का, जो कि केरल में बोला जाता है। रेगुड़ मिट्टी पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में बोला जाता है, और तमिल भाषा में इसको रेगदा के नाम से जाना जाता है। और गुजरात में और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस काली मिट्टी को बाली या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत में काली मिट्टी का विस्तार कितना है। तो बेटा याद रखिएगा कि काली मिट्टी का भारत में विस्तार जो है, भारत में संपूर्ण भारत में काली मिट्टी का जो विस्तार है वो 16% है। कितना परसेंट है? 16%। और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, और मध्य प्रदेश में यह काली मिट्टी का जो कुल विस्तार है ये आपको 47.5% में मिलेगा। यानी एमपी में 47.5% के भूभाग पर काली मिट्टी का विस्तार है, ठीक है ना। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के 47.5% के भूभाग में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद डियर ऑल स्टूडेंट, हम आगे अगर चर्चा करें तो काली मिट्टी के साथ साथ जो है, ठीक है ना, हम आगे चर्चा करते हैं। आपने नोट भी कर रहे होंगे, मुझे जो है ऐसा अनुभव मिल रहा है कि आप नोट कर रहे हैं, है ना। बहुत ही सीरियसली लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम चल रहे हैं, जो कि यहाँ से अधिकांश एग्ज़ाम में सवाल पूछते हैं और पूछे भी गए हैं। और मैं बहुत ही स्लोली मोशन में और डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आगामी MPPSC और SI जैसी और एक दिवसीय परीक्षा में आपको काम देगा, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के यह 47.5% के भूभाग में इसका क्षेत्र है। अब बात करते हैं कि काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें बोई जाती है या पैदावार की जाती हैं। इतना आप नोट कर लिए डियर ऑल स्टूडेंट, मैं हटा रहा हूँ। अब काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलों का विस्तार देखने को मिलता है। तो याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि काली मिट्टी में फसलें जो बोई जाती है, कपास, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में अधिकांश बार पूछा गया है। उसके बाद में काली मिट्टी में ही जो है सोयाबीन, चना, गेहूं, ठीक है ना, कपास, सोयाबीन, चना, गेहूं और चावल, ये मुख्यतः फसलें जो है काली मिट्टी में बोई जाती है। एग्जाम में अधिकांश बार सवाल आता है कि काली मिट्टी में सर्वाधिक कौन सी फसल का उत्पादन किया जाता है। तो काली मिट्टी में सर्वाधिक जो है कपास की खेती की जाती है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कपास बेटा खंडवा जिले में होता है। कौन से जिले में? खंडवा जिले में। और खरगोन और खंडवा जिले में सर्वाधिक कपास की यहाँ पर खेती की जाती है। और कपास को सफ़ेद सोना के नाम से भी जाना जाता है। किस सोने के नाम से जानते हैं? सफ़ेद सोना, कपास को कहा जाता है।
और सोयाबीन की खेती भी जो है काली मिट्टी में की जाती है। चना जो कि मोटे फसलों में गिना जाता है, तो चना, गेहूं और चावल ये मोटे फसल है, तो ये चना और चावल और गेहूं की जो फसलें हैं ये काली मिट्टी में की जाती है। वर्तमान करंट 2020 की यदि बात करें तो सर्वाधिक गेहूं का उपार्जन की दृष्टि से मध्य प्रदेश ने अपना अव्वल स्थान रखा है, और चावल उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का मालवा का पठार से अधिकांश चावल जो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी में बोया जाता है, और यहीं से सर्वाधिक चावल उत्पादन किया जाता है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ विभाजन के पूर्व सर्वाधिक चावल की खेती करने वाला जो राज्य होता था छत्तीसगढ़ होता है, पर छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश का भी अहम स्थान होता है चावल उत्पादन की दृष्टि से। ठीक है, तो काली मिट्टी में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि कपास, सोयाबीन और गेहूं ये जो है काली मिट्टी में बोई जाने वाली प्रमुख फसलें हैं। आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार किस राज्य में किया जाता है। तो डियर ऑल स्टूडेंट, भारत में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार जो है महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। कौन से राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि काली मिट्टी में रासायनिक संगठन कौन कौन से हैं। आपने नोट कर लिया। अब काली मिट्टी में रासायनिक संगठन कौन कौन से हैं, तो काली मिट्टी में रासायनिक संगठन की दृष्टि से आप देखें तो रासायनिक संगठन, काली मिट्टी में रासायनिक संगठन, तो बेटे काली मिट्टी में सर्वाधिक जो है चूना, लोहा, कैल्शियम, चूना की प्रधानता, लोहा की प्रधानता, कैल्शियम की प्रधानता, मैग्नीशियम की प्रधानता, चूना, लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मैग्नेटाइट, ठीक है ना, मैग्नेटाइट और एल्यूमिनियम, इन तत्वों की प्रधानता सर्वाधिक काली मिट्टी में होती है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस यानी नाइट्रोजन फास्फेट बोल सकते हैं, और ह्यूमस, इनकी क्या होती है? कमी। अधिकता सर्वाधिक किसकी होती है? चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। और काली मिट्टी का काला रंग, काली मिट्टी का काला रंग, ठीक है ना, काला रंग वो चूना और लोहे की अधिकता के कारण या टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से काली मिट्टी का काला रंग होता है, याद रहेगा। और काली मिट्टी का पीएच मान, बेटा इसका पीएच मान भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो 7.5 से 8.5 तक काली मिट्टी का पीएच मान होता है। भाई पीएच मान का मतलब क्या होता है? अगर 7.5 से अधिक है तो ये एसिड होगी, अम्लीय, और 7.5 से अगर कम है तो यह क्षारीय होगी, याद रहेगा। अगर पीएच मान में 7.5 से अगर 7 से यदि अधिक है, 7 से अधिक यदि है तो वह अम्लीय, उसकी प्रधानता होगी, और 7 से अगर न्यूनतम अगर मान आता है तो वह क्षारीय प्रधानता होगी। ठीक है, तो काली मिट्टी का जो पीएच मान है वह 7.5 से 8.5 के मध्य है। उसके बाद में इसका विस्तार मध्य प्रदेश में मालवा, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है ना, निमाड़ का क्षेत्र कुछ, और सतपुड़ा मैकल श्रेणी में इसका जो है विस्तार देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद में आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मैं एक बार आपको और काली मिट्टी के बारे में समझा दे रहा हूं कि काली मिट्टी का विस्तार जो है मध्य प्रदेश के भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से अधिकांश बार सवाल पूछे जाते हैं। मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है, मिट्टी का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं? तो याद रखना है कि मध्य प्रदेश में जो मिट्टियाँ हैं उसको भौगोलिक दृष्टिकोण से 5 भागों में विभक्त किया गया है। चूँकि काली मिट्टी हम पढ़ रहे थे तो काली मिट्टी को जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। एक तो साधारण काली मिट्टी, दूसरा छिछली काली मिट्टी, और तीसरा गहरी काली मिट्टी। तीनों मिट्टी अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रही है, ठीक है ना। अब मिट्टी, काली मिट्टी को किन किन क्षेत्रों में क्या क्या नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में इसको कन्नर मिट्टी, भर्री मिट्टी और
ये नाम से जाना जाता है। इसको लावा मिट्टी भी बोलते हैं। इसको जो है कॉप मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को कॉप मिट्टी भी कहा जाता है। और इसके जो है पेडोकल मृदा जो है उत्तरी अमेरिका में बोला जाता है। साली केरल में बोला जाता है। रेगुड़ पंजाब और हरियाणा में के क्षेत्र में बोला जाता है काली मिट्टी को। और तमिल भाषा में इसका नाम रेगदा होता है। और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसको बाली या कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि काली मिट्टी का सर्वाधिक पीएच मान होता है 7.5 से 8.5 और यह अम्लीय प्रकृति की होती है। इसका काला रंग चूने और लोहे की अधिकता के कारण होता है। टिटेनियम मैग्नेटाइट की वजह से काला रंग होता है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और ह्यूमस तत्वों की कमी पाई जाती है। किस मिट्टी में? काली मिट्टी में। इतनी चीज याद स्पष्ट हो गई, नोट डाउन भी कर लिया होगा, ठीक है ना। ठीक, अब उसके बाद हम मध्य प्रदेश की दूसरी मिट्टी पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। हटा दूं मैं इसको। अब मध्य प्रदेश की हम दूसरी मिट्टी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आपने, मैं पूरा हटा दे रहा हूं क्योंकि हम बहुत ही डिटेल पढ़ रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, एमपी पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, एसआई के लिए पढ़ रहे हैं, पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं और संपूर्ण एक दिवसीय एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरी मध्य प्रदेश की मिट्टी की बात करते हैं। दूसरी है बेटा कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी भी बोला जाता है इसको। इसके नाम अभी आपको दिखना है। इस मिट्टी को कछारी मिट्टी, ठीक है ना, और जो है कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। इसको उपजाऊ मृदा भी कहते हैं और इसके अनेक नाम हैं। इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, जलोढ़, कॉप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कॉप मिट्टी, दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी, लावा निर्मित मिट्टी, ठीक है ना, लावा निर्मित मिट्टी। उसके बाद में इसको बांगर भी कहा जाता है, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी और उदासीन मिट्टी, भावर मिट्टी, उदासीन, भावर, उदासीन, भावर, ठीक है ना। ये मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसको ज्वालामुखी या लावा निर्मित भी बोलते हैं, ज्वालामुखी या लावा निर्मित, याद रहेगा। उसके बाद में इसके जो है भारत में ये प्रमुख नाम है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि कछारी मिट्टी का विस्तार भारत में कितना होता है। तो कछारी मिट्टी का विस्तार जो है भारत के 43% के भूभाग में होता है। एमपी में इसका विस्तार यदि देखा जाए तो इसका जो एमपी में विस्तार होता है 35% के भूभाग पर, ठीक है ना। और उसके बाद इसका निर्माण अगर एग्जाम में पूछ ले तो इसका निर्माण की यदि बात करें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो बेटा इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी निर्मित के समय में लावा के ठंडे होने से जो है आग्नेय चट्टान से हुआ है। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान से लावा, ठीक है ना, लावा या ज्वालामुखी उद्गार के समय में, ज्वालामुखी उद्गार के समय में, ज्वालामुखी उद्गार के समय में इसका जो है आग्नेय चट्टान की क्रम से इसका निर्माण माना जाता है। और बेटा यह मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो मध्य प्रदेश का आपका पता है कि ये मैप है, ठीक है ना, ये मैं छोटा सा मैप बना दिया हूँ। तो मध्य प्रदेश के बेटा यह भिंड जिला, ग्वालियर, मुरैना, यानी कि यहाँ पर भिंड, ग्वालियर और मुरैना, इन जिलों में जो है किस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है? जलोढ़ मिट्टी का, ठीक है ना। और जलोढ़ मिट्टी को भारत में कॉप मिट्टी, दोमट मिट्टी, लावा मिट्टी, ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी, उदासीन, भावर, खादर, बांगर, इन नामों से इसको जाना जाता है। इसका निर्माण जो है आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी अपर्दन के समय में लावा के ठंडा होने से इसका आग्नेय क्रम की चट्टान से इसका निर्माण हुआ है। और यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना और भिंड जिलों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। इतना याद रहेगा। उसके बाद हम बात करें कि यह मिट्टी क्या होता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए,
ठीक है ना, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से भी इसका होता है, ठीक है ना। और यह लवणीय प्रकार की मिट्टी होती है, इसमें जो है कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, ठीक है ना। बांगर का मतलब होता है बेटा कि बांगर मतलब होता है कि प्राचीन, बांगर का मतलब होता है यहाँ पर प्राचीन मिट्टी है, बहुत ही पुरानी मिट्टी है बांगर का। और खादर का मतलब होता है नवीन, ठीक है ना, नवीन और प्राचीन मिट्टी से निर्मित है, इसलिए इसको बांगर और खद्दर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। और यह मिट्टी जो है मध्य प्रदेश के, आपको पता है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर के इलाकों में होता है। और यहाँ पर फसलें की यदि बात करें तो जलोढ़ मिट्टी में गन्ना, गन्ने की फसल, ठीक है ना, आपको देख सर्वाधिक मिलेगी गन्ना। उसके बाद में सरसों, सरसों की हांडी के नाम से जानते हैं, आपको मैंने बताया था जब पठार पढ़ाया था, तो गन्ना और सरसों ये अधिकांश देखने को मिलता है। और इस कछारी मिट्टी का पीएच मान जो है 7 होता है। और इसमें कौन कौन से तत्वों की अधिकता और कमी देखी जाती है, तो इसमें जैव पदार्थ और पोटास, जैव पदार्थ व पोटास की अधिकता होती है। किसमें? दोमट मिट्टी में। दोमट मिट्टी में जैव पदार्थ और पोटास की क्या होती है? अधिकता। और कमी इसमें कौन से तत्वों की होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है यहाँ पर इस मिट्टी में कमी देखने को मिलती है। इतनी चीज़ याद रखेंगे, ठीक है ना। अब ये सवाल और कई बार पूछा जाता है कि इस मिट्टी का जो है अनुपात कितना होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो बेटे इसका बालू, शिष्ट और मृदी का, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इतना नोट कर लिए होंगे आपने। बालू, शिष्ट और मृदी का ये सवाल कभी कभी जो है पटवारी या कुछ एग्जामों में पूछ लेता है ना। तो बालू अनुपात शिष्ट अनुपात मृदी का, है ना, बालू, शिष्ट और मृदी का इसका अनुपात कितना होता है, कई बार पूछ लेता है। तो 50 अनुपात 19.6 अनुपात समान अनुपात, यानी कि 19.6 है, सॉरी 19.6 29 अनुपात 4, ये इसका प्रतिशत में है। यानी कि बालू अनुपात शिष्ट अनुपात मृत्तिका, तो बालू का होता है 50 अनुपात 19.6 अनुपात 29.4, ये इसका जो है अनुपात में संख्या है। इतनी चीज याद रहेगी, ठीक है, नोट करते जाएं। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो नेक्स्ट मिट्टी पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की दूसरी मिट्टी थी जलोढ़ काप मिट्टी। एक बार दोहरा देता हूं कि मध्य प्रदेश की कछारी मिट्टी, जिसका नाम जलोढ़ भी है, काप मिट्टी के नाम से भी दोमट मिट्टी और लावा या ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी भी कहते हैं। इससे बांगर मिट्टी, प्राचीन मिट्टी, खादर मिट्टी, नवीन मिट्टी, उदासीन मिट्टी के नाम से जानता हूँ इसको भावर मिट्टी। चूंकि इसका जो क्षेत्र है भारत में 43% के भूभाग में पाया जाता है और मध्य प्रदेश के जो है 35% के भूभाग में जो है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। यह मिट्टी का निर्माण जो है ज्वालामुखी उद्गार के समय में लावा के गर्म होकर ठंडा होने की वजह से, ठीक है ना, आग्नेय क्रम की चट्टान से आग्नेय क्रम की चट्टान से इसका निर्माण माना जाता है। और इस मिट्टी में जो है जैव पदार्थ और पोटास की क्या होती है? अधिकता होती है। और नाइट्रोजन और ह्यूमस तत्वों की क्या होती है? कमी होती है। उसके बाद में यह मिट्टी का जो है कुछ अनुपात है, बालू अनुपात शिष्ट अनुपात मृत्ति का, तो इसका अनुपात 50 अनुपात 19.6 अनुपात 29.4, ठीक है ना, इतनी याद रखना है। इसको हम हटा देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और यह मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कहाँ पर होता है, आपने श्योपुर, मुरैना और भिंड, है ना। तो मैंने आपको अभी मैप में बताया था कि एमपी में इसको श्योपुर, मुरैना और भिंड और ग्वालियर, ये यहाँ पर आपको जो है, आपको यहाँ पर दोमट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। और यह मिट्टी क्या होती है बेटा? इस मिट्टी में सर्वाधिक जो है मृदा अपरदन की समस्या होती है इसी मिट्टी में। क्योंकि यह जो है उत्तर के मुहाने में, यानी कि मध्य प्रदेश का आपने मैप देखा है, तो मध्य प्रदेश के ये मैप में देख लीजिए, तो यहाँ पर जो क्या है कि इस क्षेत्र में क्या है, सर्वाधिक जो है मृदा अपरदन की समस्या होती है, अपरदन। और मृदा अपरदन की समस्या होने के कारण क्या होता है कि इस मिट्टी का
यह मिट्टी क्या करती है कि वृक्षों का और जो है अवनाली का अपर्दन सर्वाधिक करती है, मृदा अपर्दन और अवनाली का अपर्दन करती है। इसलिए यहाँ पर क्या है, इस क्षेत्र को जो है मृदा अपर्दन या अवनाली का अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी कहते हैं। मैंने बताया था इसके पहले जब हम टॉपिक पढ़े थे तो। ठीक है, हम आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट मिट्टी पर। नोट डाउन कर लिया होगा, इतना हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट मिट्टी है मध्य प्रदेश की, ये दूसरी हो गई। तीसरी मिट्टी पर हम चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सागर वित्त ज्ञान हम पढ़ रहे हैं। तीसरी मिट्टी मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं बेटा, लेटेराइट मिट्टी। मध्य प्रदेश की हम तीसरी मिट्टी पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरी मिट्टी लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी मध्य प्रदेश की तीसरे क्रम की मिट्टी है, लेटेराइट मिट्टी। और इस मिट्टी को कठोर मृदा या ईट मृदा के नाम से भी जानते हैं। कठोर, बहुत कठोर मृदा होती है और इससे ईट मृदा के नाम से भी जानते हैं। और लेटेराइट मिट्टी जो है इसको चट्टानी मृदा भी बोलते हैं। इसका नाम जो है, इसे चट्टानी, कई कई क्षेत्रों में इसे चट्टानी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। और इसे लाल बलुई के नाम से भी जाना जाता है, लाल और बलुई के नाम से भी इस मिट्टी को संबोधित किया जाता है। अब लेटेराइट मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो याद रखिए कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जो है चाय और बागवानी खेती, यानी कि कॉफ़ी और चाय और बागवानी फसलें, चाय और कॉफ़ी और बागवानी फसलें इस मिट्टी में सर्वाधिक बोई जाती हैं। और यह मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होती कहाँ है, तो एमपी में इसका विस्तार देखेंगे लेटेराइट मिट्टी का। तो एमपी में इसका विस्तार जो है बैतूल हो गया, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट, यहाँ पर सर्वाधिक जो है इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि ये वाले इलाके में, यानी कि बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और आपका बैतूल, इन इलाके में सर्वाधिक जो है लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलता है, जो कि 3% के भूभाग में ज़्यादातर आपको ये लेटेराइट मिट्टी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर खनिज की प्रधानता यदि बात करें तो खनिज तत्वों की कौन कौन सी क्षेत्र है, तो खनिज में यहाँ पर जो है आयरन की मात्रा, यानी कि यहाँ खनिज तत्वों की यदि बात करें, खनिज तत्वों की, तो यहाँ पर आयरन यानी कि लोहा और यहाँ पर सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी रासायनिक संकेतन की सिलिका और लोहा यानी आयरन की मात्रा यहाँ पर सर्वाधिक होती है। और ह्यूमस तत्वों की इस मिट्टी में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है ना। तो याद रहेगा कि हम लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में जो है बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में होता है। और इस मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है, तो आयरन और सिलिका की मात्रा सर्वाधिक होती है। और यहाँ पर इस लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसलें बोई जाती है, चाय, कॉफ़ी, बागवानी फसलें जो है बोई जाती हैं। लेटेराइट मिट्टी कठोर ईंट मिट्टी, इससे जो है इस मिट्टी से जो है ईंटों का निर्माण भी किया जाता है। यह बहुत ही कठोरतम मिट्टी होती है। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी तीसरे नंबर की क्रम की मध्य प्रदेश की मिट्टी। उसके बाद में बेटा चौथी मिट्टी पढ़ते हैं हम। चौथी मिट्टी, इसको हटा देते हैं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है ना, आप जल्दी जल्दी नोट करें क्योंकि हम बहुत ही डिटेल और सागरविद पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में मिट्टियाँ हटा दे। चलिए चतुर्थ नंबर की मिट्टी पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में। चौथी नंबर की मिट्टी हमने देखे थे मिश्रित मिट्टी। तो चौथी मिट्टी है बेटा मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी, चौथी मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। और मिश्रित मिट्टी का मतलब होता है कि यहाँ पर लाल प्लस पीली प्लस काली, लाल, पीली और काली के मिलन से जो है इसको मिश्रित मिट्टी कहते हैं। और मिश्रित मिट्टी का जो क्षेत्र आता है, मैं फिर से एक बार एमपी का मैप बना दे रहा हूँ। तो मिश्रित मिट्टी का जो क्षेत्र आता है ये बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड। और आपको पता है कि बुंदेलखंड कहाँ पर है, इस इलाके में, यानी कि यहाँ पर बुंदेल है और यहाँ पर सर्वाधिक जो है मिश्रित मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है। बुंदेलखंड के पठार में सर्वाधिक मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आपको पता है कि बुंदेलखंड में रीवा और पन्ना का पठार में भी यहाँ पर सर्वाधिक आपको बुंदेलखंड के पठार और रीवा पन्ना में आपको सर्वाधिक मिश्रित मिट्टी का क्षेत्र देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इसमें फसलें कौन सी होती हैं, तो मिश्रित मिट्टी में फसलें बेटा यहाँ चावल
यानी मोटे अनाज, ठीक है ना। चावल तो ज़्यादातर नहीं होता, पर चावल में यदि कोदो कुटकी हो गई तो बात तो अलग है। मक्का आपने खाए हैं, ठीक है ना। मक्का हो गया। मोटे अनाज में यहाँ पर अपन मोटे अनाज ले लेते हैं, मोटे अनाज जिसमें चावल कोदो कुटकी आता है। मक्का, चना, मूंगफली और तिल, ये प्रमुख जो हैं, ये फसलें जो है इस मिट्टी में सर्वाधिक मिश्रित मिट्टी में देखने को मिलती है। अब यहाँ पर जो है इस मिट्टी में कौन से खनिज तत्वों की अधिकता होती है, तो खनिज तत्वों की यदि बात करें तो बेटा इस मिट्टी में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आयरन तत्व यानी आयरन की इस मिट्टी में सर्वाधिक अधिकता देखने को मिलेगी। और नाइट्रोजन की यहाँ पर क्या मिलती है, कमी, यानी कमी में यदि खनिज तत्व देखें तो कमी यहाँ पर नाइट्रोजन तत्व की मिलेगी। और अधिकता में यदि बात करें तो अधिकता यहाँ पर कौन से तत्व की मिलेगी, तो आयरन तत्व की। इसलिए इस मिट्टी में हल्का लाल रंग भी पाया जाता है, ठीक है ना, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। तो ये मध्य प्रदेश की चौथी मिट्टी हो गई। अब मध्य प्रदेश की अंतिम मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। नोट कर लिया आपने, मध्य प्रदेश की अंतिम मिट्टी है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो कि मध्य प्रदेश के 36% के भूभाग पर है, ठीक है ना। और इस मिट्टी में बेटा यह मिट्टी जो है अम्लीय प्रकार की होती है। इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति है, इस मिट्टी की प्रकृति यदि देखा जाए तो यह अम्लीय है, ठीक है ना, उदासीन भी बोल सकते हैं आप इसको। और इसका निर्माण जो है, निर्माण कैसे हुआ, तो इस मिट्टी का निर्माण जो है गोंडवाना, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड बोल सकते हैं आप। गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टान, गोंडवाना लैंड क्रम की चट्टान और आर्कियन युग की चट्टान। गोंडवाना लैंड या आर्कियन युग की चट्टान, आर्कियन युग की चट्टान से इसका निर्माण माना जाता है। उसके बाद में इस मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, तो फसल याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन सी सर्वाधिक फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पर ज्वार भी बोई जाती है, ज्वार कुछ क्षेत्रों में बोया जाता है। तो इसमें अधिकांश जो है फसलें यदि देखी जाए तो ज्वार है ना, और मोटे फसलें ज्वार हो गया, मक्का हो गया, ये भी बोया जाता है। और आलू भी बोया जाता है। तो ज्वार, मक्का, आलू, चावल, ये प्रमुख जो फसलें इस लाल पीली मिट्टी में बोई जाती है। और भारत में इसका विस्तार जो है 18% पर है। भारत में लाल मिट्टी का जो विस्तार है ये 18% के भूभाग में है, ठीक है ना। और मध्य प्रदेश में लाल पीली मिट्टी का जो विस्तार है वो 33% के भूभाग पर है, याद रहेगा। अब आगे हम चर्चा करें तो इसमें जो है किस तत्व की अधिकता होती है, तो तत्व यहाँ पर होता है सिलिका। सिलिका की यहाँ पर अधिकता देखने को मिलती है इस मिट्टी में। और सिलिका के साथ साथ जो है आयरन तत्व की भी यहाँ पर आपको सर्वाधिक अधिकता देखने को मिलेगी। और नाइट्रोजन फास्फेट की यहाँ पर कमी मिलती है, ठीक है ना। कमी कौन से तत्व की मिलेगी, तो इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फेट की इस मिट्टी में कमी देखने को मिलती है। कौन सी मिट्टी में, लाल पीली मिट्टी में। और लाल पीली मिट्टी का जो पीएच मान है, इसका पीएच मान होता है बेटा 5.5 से, ठीक है ना, अधिक होता है। यानी कि लाल पीली मिट्टी का जो पीएच मान है 5.5 से अधिक ले लिया जाए तो ये 8.5 तक के इसका पीएच मान, इसलिए यह क्षारीय प्रकृति की होती है। इसकी जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, ठीक है। तो ये लाल पीली मिट्टी हो गई। और इसका पीला रंग तो आपको पता है कि इसका पीला रंग क्यों होता है, तो पीला रंग बेटा अधिकांश याद रखिएगा कि FeO3, यानी कि FeO3 का मतलब होता है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण से फेरिक ऑक्साइड की वजह से जो है पीली मिट्टी का पीला रंग होता है। कौन सी ऑक्साइड की वजह से, फेरिक ऑक्साइड, याद रहेगा। और इस मिट्टी में लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है और सिलिका का कुछ क्षेत्र मिला होता है, इसलिए यहाँ पर लाल रंग याद रखिएगा कि आयरन और सिलिका की वजह से होता है, ठीक है ना, लाल रंग। और पीला रंग
फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक, तो यह मध्य प्रदेश की संपूर्ण मिट्टियाँ है। चूँकि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, अगर आपको चूँकि आगामी एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको यहाँ से मदद मिलेगी। आप एक एक चीज़ों को बहुत ही डीपली में आप नोट करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, गुड डे।